टोलाजोलिन से पहले हमें पढ़ना है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम पढ़ चुके हैं, एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। तो ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। एंटागोनिस्ट जहां आ जाएगा वो क्या है, वो ब्लॉकर्स हैं जिनका काम है ब्लॉक करना। वो एजेंट्स जो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को से बाइंड होके एक्टिविटी नहीं देते, मतलब उनको एक्टिवेट ही नहीं होने देते। अब जब आपका रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो एक्टिविटी कहाँ ही देगा या कोई एक्शन क्यों शो करेगा। तो वही है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्या करते हैं, वो ऐसे एजेंट्स हैं, वो ड्रग्स हैं जो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और उनको एक्टिवेट नहीं होने देते। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और जितनी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन शो करने वाला था उसको बंद कर देंगे, उसको रोक ही देंगे वहीं पे। अब आपके एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं और आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं जिनका काम होता है स्पेसिफिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना। अब अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और आपके बीटा एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। और कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड ब्लॉकर्स कहलाते हैं, जो अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो आपके एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में आ जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन है हमारे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे इनका काम है रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देना, उसका एक्टिवेशन रोक देना। तो ये क्या करते हैं, एंडोजिनस कैटेकोलामाइन के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं किसके, बाइंडिंग साइट के लिए, कि कौन जाके पहले बाइंड होगा। और बाइंड होने की वजह से वहां वो जाके अगर एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया तो वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को रोक देता है, जो उसका इफेक्ट शो होने वाला था उसको कम करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का काम है। साथ ही साथ जो सिंपैथेटिक टोन है, तो जो अल्फा है और बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो सॉरी नॉट ब्लॉकर्स, रिसेप्टर्स हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये ड्रग्स जो भी सिंपैथेटिक इफेक्ट देने वाला है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ाना, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, साथ ही साथ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को देखना, उसको क्या करता है, धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। फिर आपके वन बाय वन जो क्लासिफिकेशन है उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है, तो मतलब आपका ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेंगे। ये ड्रग्स जाके क्या करेंगे, एक्टिवेशन होने नहीं देंगे आपके अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उस टाइम पे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कंडीशंस, ऐसी कंडीशन के टाइम पे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं, जिससे कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेशन बंद हो जाए या ना हो। अल्फा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन भी होता है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स रहते हैं, सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर्स रहते हैं एज आपका अल्फा वन। और नॉन सेलेक्टिव में ये होता है कि वो अल्फा वन ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं, अल्फा टू ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं, जिसमें टोलाजोलिन है जिसको हमें पढ़ना है, जिनका सिंथेसिस, केमिकल स्ट्रक्चर और सार डिस्कस करेंगे। देन आपका सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर में प्राइजोसिन है, और आपका एर्गोट एल्कलॉइड एक पार्शियल एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है जिसका काम है डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन या मिथाइसर्जाइड, एक कंपाउंड्स है जो कैटेगरी फॉल करती है एर्गोट एल्कलॉइड में। अल्फा ब्लॉकर्स को नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। अब नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, वो अल्फा वन या अल्फा टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है, दोनों को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा। और वेसोडाइलेशन की वजह से आपका एक रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। आपका टोलाजोलिन एक एग्जाम्पल है ड्रग का, पेंटोलामाइन है, फिनॉक्सीबेंजाइमिन आपका किसका, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल है। फिर आपका सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है आपका अल्फा वन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन को देखने को मिलेगा। और अगर जैसे बिना टैकीकार्डिया कॉज किए हुए ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जैसे प्रेजोसिन।
एर्गोट एल्कलॉइड जो एक पार्शियल हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, तो उसमें जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट देती हैं, जिसको हम माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस या वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। जैसे आपका डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन, मिथाइसर्जाइड, ये कंपाउंड्स एज कैटेगराइज होते हैं आपके एर्गोट एल्कलॉइड में। अब इफेक्ट की अगर बात करें अल्फा ब्लॉकर्स की, तो सबसे पहले वैसोडाइलेशन कॉज होगा अल्फा ब्लॉकर्स की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने को मिलेगा अगर अल्फा ब्लॉकर्स को यूज करते हैं। जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा, साथ ही साथ हार्ट रेट जो है, जो इंक्रीज हुआ था वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स जो ब्लैडर में और प्रोस्टेट है वहां पे उसके टाइम पे अल्फा ब्लॉकर एज अ इफेक्ट शो करते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का काम होता है, जो भी बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेट होने वाले हैं रिसेप्टर्स, उनको बिल्कुल बंद कर देना। और जब ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को बंद करते हैं, तो एक तो आपका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, हार्ट रेट कम होने लगता है, कार्डियक आउटपुट कम होने लगता है, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होने लगती है बॉडी में। इसको तब यूज किया जाता है जब किसी का बीपी बहुत हाई हो, किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम हो, मतलब मोस्टली रिलेटेड टू कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स, या आप ऐसे समझिए कार्डियोवेस्कुलर रिस्क के टाइम पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो बीटा ब्लॉकर्स की है, तो हमारा एक एरोमेटिक रिंग रहेगा जिसका काम है रिसेप्टर की बाइंडिंग कराना अच्छे से। इथेनॉल अमाइन साइड चेन जो रहेगा वो बीटा रिसेप्टर इंट्रैक्शन के लिए जरूरी है। हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो रहते हैं वो पेनिट्रेशन नहीं कॉज करते, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, सॉरी, वो क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेंगे और इजीली पेनिट्रेशन जो सीएनएस में हो सकता है, होने वाला है, उस पर भी अफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लाइपोफिलिसिटी ज़्यादा है, मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो पेनिट्रेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इजी होगा। पैरा सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, बीटा वन सेलेक्टिविटी को बढ़ा देता है, और कोई भी अगर एडिशनल फंक्शनल ग्रुप वहाँ प्रेजेंट है तो वो कार्डियो सेलेक्टिविटी देखेगा, साथ ही साथ जो इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है वो देखेगा। अब बीटा ब्लॉकर्स भी आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, वो दोनों को ब्लॉक करता है, अल्फा वन को, सॉरी बीटा वन को भी और बीटा टू को भी। जो बीटा कार्डियक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा टू आपका ब्रोंकियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिसेप्टर्स के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट धीरे धीरे कम होने लगता है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं ड्रग्स के, जैसे प्रोप्रानोलॉल, मेटिप्रोनोलॉल, तो ये आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। फिर सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स का काम है, जो स्पेसिफिक आपके, हमने बीटा वन की बात की थी, कार्डियक की बात की थी, कार्डियो सेलेक्टिव है। ये पोटेंशियली आपके बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होता है, कार्डियक आउटपुट जो वर्कलोड था वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो बीटा रिसेप्टर लंग्स पे इफेक्ट है वो कम का कम ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा। कुछ ड्रग्स हैं जैसे एटेनोलॉल, बीटा ऑक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, तो एटेनोलॉल को बीपी, जो हाई बीपी जिनका रहता है उनको दिया जाता है एज अ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, आप उनको समझ लो। ठीक है, कुछ चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए। मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, इनका काम होता है अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को दोनों को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट है वेसोडाइलेशन का, साथ ही साथ जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंबाइंड इफेक्ट शो करेंगे। लेबिटालॉल है, कार्बिडिलॉल है, तो ये आपके मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार सिंथेसिस, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। कल आपको अगर लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप इसकी सब कुछ चीजें लिख कर आओगे। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है वो नेगेटिव रहता है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, रेनिन रिलीज जो किडनी से हुआ है उसको कम करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट में वो कम करेंगे, क्योंकि एंजाइना के टाइम पे बहुत यूजफुल रहता है। अब आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन,
जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में, उसको भी ये देखता है। अब कुछ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपका टोलाजोलिन है, ये हमारा पहला कंपाउंड है जिसको हमें डिस्कस करना है। ये टोलाजोलिन एक नॉन सेलेक्टिव है, मतलब आपका अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक और आपका इमिडाजोलिन बेस बायसाइक्लिक फ्रेमवर्क रखता है। ठीक है, आपका हेट्रोसाइक्लिक है, साथ ही साथ इसमें आपका ये बाईसाइक्लिक फ्रेमवर्क है इमिडाजोलिन रिंग के साथ। अब इसका काम है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है दोनों में, अल्फा 1 और बी अल्फा 2 रिसेप्टर में, जो कि वैस्कुलर स्मूथ मसल में रहता है। साथ ही साथ ये एंडोजिनस कैटाकोलामाइन को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और वैसो डायलेशन हो पाएगा। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर में रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी करता है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, हेडेक, फ्लशिंग, ओकेजनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, ये सारे साइड इफेक्ट ओलाजोलिन के हैं। हिस्टोरिकली हम इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल जो एंडोक्राइन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके वेटनरी मेडिसिन है सेडेटिव इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, साथ ही साथ उसमें क्या दिया जाएगा, जाइलोजिन आपका एडमिनिस्टर किया जाएगा। सारटोलाजोलिन का है, एक आपकी मिडाजोलिन रिंग है जो कि एक प्रोटोनेटेड अमाइन ग्रुप है। ठीक है, जिसका काम है एक अमाइन ग्रुप कैटेकोलामाइन का लाइक प्रोटोनेट करना, मिमिक करना उसके जैसा, जिसकी वजह से जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, नॉट वन, अल्फा रिसेप्टर से बाइंड कर सके। सिर्फ मिडाजोलिन रिंग की वजह से ही वो बाइंड कर पाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अगर सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं अगर कम हुआ तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्टिविटी को कम कर देगा और क्या करेगा, एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज वहां पे बढ़ जाएंगी। एरोमेटिक रिंग है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो एरोमेटिक रिंग पे है, जो पोटेंसी को देखता है, साथ ही साथ रिसेप्टर सब टाइप सेलेक्टिविटी को देखता है, वो आपका एरोमेटिक रिंग रहता है। तो एरोमेटिक रिंग रिस्पॉन्सिबल है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट, क्योंकि वहां पे जनरली रिजेम्बलेंस रहता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का, तो अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए तो वहां पे रिसेप्टर एक्टिवेशन को रोका जा सकता है। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है, सबसे पहली चीज इसका कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन हमारे केमिकल सिंथेसिस में भी है। तो जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है हमारा बेंजाइल साइनाइड। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा, ये रिएक्ट किया एथेनॉल से। एथेनॉल से रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया हमारा, इथाइल बेंजाइल इमीडेट। देन उसके बाद ये कंपाउंड से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपका बना है टोलाजोलिन फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, ये टोलाजोलिन, ये केमिकल सिंथेसिस है हमारे टोलाजोलिन की। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल जो है वो हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है, ये हमें पता है, प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, तो ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। तो ये यहाँ पे आपका नेफ्थलीन रहेगा, रिंग जो आपके ईथर बॉन्ड से लिंक करके कैसे फॉर्म करेगा, प्रोपेनॉल अमाइन साइड चेन। ठीक है, प्रोपेनॉल अमाइन साइड चेन फॉर्म करेगा और केमिकल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन 16 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 13 है, 121 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 है और 2 ऑक्सीजन कंपाउंड है आपके इस प्रोप्रानोलोल में। तो इसको एज अ एडमिनिस्टर किया जाता है रेसिमिक मिक्सचर की तरह, जिसमें हमारा एस इनेंशियोमर है जो कि ज्यादा पोटेंट है अगर हम कंपेयर करेंगे आर इनेंशियोमर पे। ये भी हमारा जो प्रोप्रानोलोल है ना, ये नॉन सेलेक्टिव है, ये आपके बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक करने की वजह से हार्ट रेट कम देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, साथ ही साथ जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी धीरे धीरे कम होगी।
अब जो रिलीज हुआ है किडनी से रेनिन का, उसके रिडक्शन में भी हेल्प करेगा प्रोप्रानोलॉल। साथ ही साथ जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था उसमें भी ये कंट्रीब्यूशन करता है। साइड इफेक्ट, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन कॉज करेगा, फैटिग एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस रहेगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के साइड इफेक्ट आपके प्रोप्रानोलॉल में देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल यूजेस के टाइम पे हाइपरटेंशन की में यूज कर सकते हैं, एंजाइना में, कुछ एरिथमियाज है उस टाइम पे। साथ ही साथ अगर सार की प्रोप्रानोलॉल की बात करें तो एरोमेटिक रिंग जो है वो एक लाइपोफिलिक रिंग है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाता है और सीएनएस इफेक्ट देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूशन की वजह से अगर यहाँ एरोमेटिक रिंग पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन हुआ तो वो आपकी बीटा 1 बीटा 2 सेलेक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। ऑक्सीमिथाइलिन ब्रिज का काम होता है, वो एरोमेटिक रिंग को आपका इथेनॉल अमाइन मोइटी से अलग रखता है उसको, और जो कि बीटा बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। प्रोपेनॉल अमाइन साइड चेन जो है बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच्ड है वो बीटा रिसेप्टर इंट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। एन सब्स्टिट्यूशन का काम होता है, अगर कोई स्मॉल एल्काइल ग्रुप है जैसे आइसोप्रोपाइल, वो क्या करता है आपके बीटा एक्टिविटी को फेवर करेगा, और लार्ज ग्रुप अगर वहां पे आए तो वो बीटा 2 की सेलेक्टिविटी भी बढ़ा देता है। अब कायरलिटी की बात करें तो एस इनेंशियोमर की बात हुई थी। एस इनेंशियोमर आपका क्या करता है, वो ज्यादा पोटेंट है आपका बीटा एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, ये सार है हमारा प्रोप्रानोलॉल का। अब सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होगा अल्फा नेफ्थॉल, जो हमारा ए कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा आपके बी कंपाउंड जो कि एपिक्लोरहाइड्रिन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका अल्फा नेफ्थॉल का, वो डायरेक्ट इपॉक्साइड कार्बन, जो आपका इपॉक्साइड कार्बन है यहाँ पे, ये जाके इफेक्ट करेगा आपके एपिक्लोरहाइड्रिन पे। अब एपिक्लोरहाइड्रिन पे जब ये दोनों आपस में जाके इफेक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्लोराइड जो है आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ पे हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्दर क्या करेगा वहां पे, अब इसका भी एक नाम है नेप्थॉक्सी प्रोपेनॉल, जो इपॉक्सामाइड डेरिवेटिव है। इपॉक्सामाइड डेरिवेटिव है जो आपका फर्दर रिएक्ट करेगा आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ। आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो कि आपका अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप जाके ओपन करेगा इपॉक्साइड को। ठीक है, ये इपॉक्साइड को ओपन करेगा और आपके इपॉक्साइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक जैसे ही होगा उसकी वजह से आपके पास एक सेकेंडरी अमाइन फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप साइड चेन में, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि है प्रोप्रानॉल। ठीक है, प्रोप्रानोलॉल जो हमें फॉर्म करना था, यही इसकी केमिकल सिंथेसिस है प्रोप्रानोलॉल की। तो ये हमारी लास्ट सिंथेसिस थी हमारे इस कंपाउंड की इस यूनिट में। ओके।